नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव की तारीख जिस तरह से नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे इन दोनों राज्यों में गहमागहमी बढ़ रही है। सभी पार्टियां अब घोषणा पत्र से आगे बढ़ते हुए वोटर्स को लुभाने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाने की ओर आगे बढ़ रही हैं, जिससे जनता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में, जबकि उत्तराखंड में कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिका में है। हालांकि इन दोनों राज्यों में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अभी इतना प्रभावी और मुखर रूप से सामने नहीं आ पा रही हैं, लेकिन हो सकता है कि वोटिंग के बाद 10 मार्च को जब मतदान की वो सारी गतिविधि और वोटर्स के उन सारे रुझानों का अंतिम तरीके से पता चलेगा, अर्थात जब वोटों की गिनती होगी, जब ईवीएम पर उनके उंगलियों के निशान की निशानदेही का पूरा अंदाजा लगेगा, जब वो सब कुछ सामने आएगा, तब यह तय होगा कि जनता ने किसकी बात को सही माना और किसको विधानसभा में भेजने का निर्णय किया। और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हर एक राजनीतिक पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है उसकी चर्चा जरूरी हो जाती है, क्योंकि उनके चर्चा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वो अपने प्रतिद्वंदी को पीछे करने के लिए किस रणनीति पर आगे बढ़ते हैं। बात हम करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो भारतीय जनता पार्टी बाकायदा समाजवादी पार्टी के मुखिया के घर में ही सेंध लगा देने के बाद अब पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि उनके घर को कोई तोड़ेगा नहीं। लेकिन उत्तराखंड में ऐसी स्थिति नहीं है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ और समस्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समाजवादी पार्टी अब भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को कुंद करने के लिए और उनको घेरने के लिए एक बड़े रणनीति पर आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर हथकंडे के रूप में किसी रणनीति की बात की जाए तो वहां पर सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग से शिकायत करने का जो तौर तरीका है, उसका जो उपक्रम है अर्थात प्रयास है, और उसमें जो क्रमबद्धता है, उसमें सबसे आगे चुनाव आयोग का नाम लेकर के उसके सामने गुहार लगाने की जो कवायद है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। इसके क्या मायने हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में बाकायदा ये कहा गया है कि वो चुनाव आयोग के पास जाएंगे और वो कहेंगे कि ओपिनियन पोल और इस तरीके की कोई भी पोल्स और सर्वे हो रहे हैं उस पर आयोग को संज्ञान में ला करके और उसे बताया जाना चाहिए जो कि सपा बता रही है, और आयोग उसे संज्ञान में लेकर के उस पर रोक लगाए। ओपिनियन पोल्स पर रोक लगाने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि चुनावी सर्वे का एक मतलब होता रहा है। ओपिनियन पोल तो अभी एक तौर तरीके से अगर वहां पर चुनाव की तारीख नजदीक नहीं आए है तो किया जा सकता है, लेकिन ओपिनियन पोल को लेकर के अब चुनाव आयोग के पास समाजवादी पार्टी जाने की बात कह रही है और वो जाएगी। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी समय समय पर चुनाव आयोग से एक आईपीएस अधिकारी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर भी शिकायत करने की बात कही थी, और इसके पहले डिजिटल प्रचार का तौर तरीका होगा उस पर भी शिकायत और सुझाव देने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थी। तो समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से जिस तरीके से डिजिटल प्रचार और रैलियों को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए और उस पर अमल किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के लिए चुनाव आयोग पर इस तरीके की बात करके, उन पर निशाना लगा करके, उनको सुझाव दे करके, उनसे अनुरोध करके समाजवादी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, और ऐसा आगे किया भी जाएगा। और जनरली ये हो रहा है कि इस संवैधानिक संस्था पर किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के साथ काम करने या उनके हितों के लिए काम करने का आरोप लगाया जाता रहा है, और ये ट्रेंड अर्थात ये जो तरीका है ये
कम से कम लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्थिति और महत्वपूर्ण संस्था के लिए कतई उचित नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बहाने अब एक बार इलेक्शन कमीशन से अनुरोध करके, उनको ज्ञापन दे करके यह दिखाने की कोशिश करेगी कि ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के हितों को साधने वाली हो सकती हैं। और शायद समाजवादी पार्टी की यह रणनीति है जनता में ये बात प्रसारित करने की कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के तमाम प्रयासों, तमाम चाहने के बावजूद इतना लोकप्रिय है और एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनने की तरफ इस तरह से आगे बढ़ गई है कि चुनाव आयोग भी रूलिंग पार्टी को सहायता देने के लिए इस तरह की बातें कर रही है, इस तरह की कार्रवाई कर रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे अनुरोधों को वो नजरअंदाज कर रही है। और इस बहाने कम से कम चुनाव के दौरान और वोटिंग और वोट जब गिने जाएंगे उसके बाद ये बताने को रहे, ये आरोप लगाने के लिए उनके पास रहे कि वास्तव में चुनाव आयोग उनके साथ जिस तरीके से एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था को काम करना चाहिए ऐसा नहीं किया गया और सौतेला व्यवहार किया गया और रूलिंग पार्टी को सहयोग और सहायता पहुंचाने के तमाम वो तरीके और हथकंडे अपनाए गए। और ये तौर तरीका, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप इस संवैधानिक संस्था में पिछले 1 से 1.5 दशक में जिस तरीके से लगे हैं वो लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण संस्था पर इस तरीके का आरोप कतई उचित नहीं है। लेकिन ये भी एक परंपरा सी चल उठी है और उस परंपरा का निर्वहन करने में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। और इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी पर एक महत्वपूर्ण आरोप लगाने की एक कवायद, एक रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। इसका जनता में एक सकारात्मक असर समाजवादी पार्टी को सिंपैथी देने के संदर्भ में देखा जा सकता है और वो पढ़ भी सकता है वो असर। शायद यही रणनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनाई जा रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर की ओपिनियन पोल को लेकर के समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाने जा रही है और खटखटाएगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो दूसरी बड़ी खबर है वो भी उत्तर प्रदेश से है और वो भी समाजवादी पार्टी अर्थात सपा को लेकर के है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की पूरी सूची सामने ला दी गई है, सार्वजनिक कर दी गई है। कई बड़े नेता हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे शिवपाल यादव उस स्टार प्रचारक की सूची में नहीं हैं, उनका नाम नहीं रखा गया है। और दूसरा आजम खान, हालांकि वो जेल में हैं, उनके पुत्र का भी नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है। तो एक बड़ी खबर कि समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में सबका नाम है जो समाजवादी कर लेंगे। लेकिन शिवपाल यादव वो कुछ भी नहीं कर पाए जो अपेक्षा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चाहते थे। और अखिलेश यादव को अंततः यह बयान देना पड़ा कि नेताजी चाहते थे और उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सुझाव दिया था, समझाया था कि परिवार में इस तरह की फूट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फूट हुई। हालांकि उन्होंने अपर्णा यादव को बहुत ही शालीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने पर बधाई भी दी। और शायद यही कारण है कि शिवपाल यादव से जो अपेक्षा भतीजे अखिलेश यादव को थी वो अखिलेश यादव अपने चाचा के द्वारा करता हुआ नहीं देख पाए। और शायद उन्होंने ये समझा और महसूस किया कि शिवपाल चाचा भले ही
चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों को पीछे हटाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुख्य सहयोगी की भूमिका में दिखे, लेकिन रणनीतिक महत्वपूर्ण जितने भी निर्णय हैं उसके भागीदार और उसके पार्ट वो नहीं हो सकते, न बनाए जाएंगे। और शायद शिवपाल यादव को ये पता चल गया होगा कि सब कुछ पैचअप जो होता हुआ दिखाया गया है वो वास्तव में हुआ नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव अभी सर्वे सर्वा हैं और चाचा शिवपाल की भूमिका मात्र परिवार का एक सदस्य और एक बड़े नेता के रूप में कुछ विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित है। वो समाजवादी पार्टी के रणनीतिक निर्णयों और निर्णयकर्ताओं के कोई भी भागीदार फिलहाल नहीं हैं। तो एक दूसरी बड़ी खबर है, यह भी चुनाव से रिलेटेड है, जिसके मायने हैं और जिसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी भले ही अपने दमखम से 403 सीटें जीतने का दावा करे, लेकिन उसके प्रमुख चेहरे के रूप में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं और जो भी दूसरा चेहरा है वो प्रकारांतर से स्टार प्रचारकों की सूची में तो है, लेकिन उसका कद कहीं भी अखिलेश यादव के इर्द गिर्द नहीं खड़ा हो सकता और न खड़ा होता हुआ दिख रहा है। इसलिए वन मैन आर्मी वन मैन शो में अखिलेश यादव को ये भरोसा है और उनका ये दावा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में सफल होंगे। लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई में अखिलेश यादव क्या बाजी मारेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, जिसका पूरा रिजल्ट 10 मार्च के दोपहर 2 बजे के बाद आ जाएगा और शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि लखनऊ में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इस तरीके से ये एक दूसरी बड़ी खबर थी। हम तीसरी बड़ी खबर पर आते हैं और वो है कांग्रेस से संबंधित। वो कांग्रेस जो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में अपने आप को स्थापित करने और पुनर्प्रतिष्ठित करने की बड़ी कवायद में है। हालांकि ऐसा माना जा सकता है और एक पत्रकार के रूप में मैं ये कह सकता हूं, ये निर्णय आपका है कि आप तय करें कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, ये और बात है। लेकिन प्रियंका गांधी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ और विजन डॉक्यूमेंट के साथ, अर्थात माफ करिएगा, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र से जुड़े हुए पहलू हैं उसके संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी कम से कम जो वायदा किया था कि 40% से अधिक महिलाओं को वो टिकट देंगी, और चूंकि लड़की हूं इसलिए लड़ सकती हूं उनका नारा है, इसलिए उन्होंने महिलाओं को बहुत अधिक मात्रा में, वो भी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को प्रश्रय दिया है। इससे साफ कहा जा सकता है कि महिला शक्ति आधी दुनिया की ताकत को मजबूत बना करके प्रियंका गांधी कांग्रेस को स्थापित करने की बात सोच में, अपने जहन में रखी होंगी और उसी के तहत वो एक रणनीति के साथ उन्होंने टिकट बंटवारे का भी निश्चय किया और उसमें उन्होंने कई नामों की घोषणा की। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रियंका गांधी ये मानती हैं और ये जानती हैं कि अगर कांग्रेस की वो स्थिति आई कि वो सरकार बनाए तो उन्होंने अपने आप को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बताया। लेकिन उन्होंने बाद में ये कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा था। बड़ा सवाल है कि इस पर सवाल उठने से पहले और कई विश्लेषण के बिंदु रखे जाते मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिका में, और फिलहाल बहुत चुपचाप तरीके से चुनाव लड़ने वाली बसपा प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया कि प्रियंका की स्थिति क्या है। वो एक वोट कटवा पार्टी के प्रमुख जनरल सेक्रेटरी की भूमिका अदा कर रही हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री अगर बनने की हैसियत और ताकत और ये विश्वास रखती रही होती तो वो ये बात जो उन्होंने कही उसकी वापसी का ऐलान नहीं करती। अर्थात प्रियंका ने साफ कर दिया कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो भावी मुख्यमंत्री का चेहरा है, और साफ कर दिया मायावती ने कि प्रियंका गांधी का अपने वाक्य और शब्द का वापस लेने का निर्णय इस बात का द्योतक है, यह संकेत है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी हकीकत, वास्तविक मजबूती की स्थिति का आकलन हो चुका है और वो वोट कटवा की भूमिका तो यह पार्टी अदा कर सकती है, लेकिन सत्ता में आने की बात तो दूर, ये पार्टी अपनी इज्जत बचा पाए ये
उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद बसपा सुप्रीमो का यह बयान और उनका यह वक्तव्य कांग्रेस की वास्तविक स्थिति का आकलन करने और कराने के लिए काफी है। तो एक तीसरी बड़ी खबर है और इस खबर के माध्यम से बसपा सुप्रीमो ने यह भी संकेत और संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो उतनी ही हमलावर रहेंगी जितनी समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। और ऐसे में यह सवाल किया जा रहा है कि मायावती बहुत तल्ख नहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आखिर में ये क्या माजरा है, वो क्यों सख्त तेवर और तल्ख अंदाज में चुनाव के इस मौके पर, चुनाव के इस स्थिति में बड़े हमले भारतीय जनता पार्टी पर नहीं कर रही हैं। और जिस अंदाज में वो हमले कर रही हैं वो हमला नहीं बल्कि प्रकारांतर से भारतीय जनता एक नरम रवैया या रुख अख्तियार किया हुआ देखा जा सकता है। ऐसे में ये कयास भी लगाए जा सकते हैं, अनुमान भी लगाया जा सकता है कि चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का व्यवहार क्या होगा। और इस बात से आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि विपक्षी एकता की जो बात उत्तर प्रदेश में की जाती रही और कयास लगाए जाते रहे, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो यह तीसरी बड़ी खबर हमने आपके सामने डिस्कस किया। और चौथी खबर जिस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की और समझने की जरूरत है कि आखिर में उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी यहां पर उत्तराखंड में अपने आप को मजबूत स्थिति में दिखा रही है। लेकिन क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 1 दर्जन, अर्थात हालांकि 1 दर्जन हमने कहा, 11 सीटों का नाम और जिक्र किया जा रहा है, वो सामने आ रहा है, वहां पर कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा, इसको तय करने में संगठन को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि इसके 2 पहलू हैं कि उसके कई दावेदार हो सकते हैं और सब एक महत्वपूर्ण दावेदार हैं, इसलिए किसी एक का चुनाव करना मुश्किल माना जा सकता है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि इस सिर्फ उटौल की स्थिति में कहीं 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसान देने वाले न हो जाएं। ऐसे में इस कारण से इस खबर का एक बड़ा मतलब है कि उत्तराखंड में अभी भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर यह तय नहीं कर पा रही है कि कौन एक प्रत्याशी उनकी तरफ से चुनाव लड़ेगा। और इसके कई ऐसे कारण हैं और वहां एक असमंजस की स्थिति है, संदेह की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे कार्यकर्ताओं में और समर्थकों में नाराजगी है और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच एक खबर है कि दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई विजय रावत को डोईवाला या कोटद्वार से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ाने की बात और उसकी तैयारी चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो सीडीएस रावत का भारतीय सेना को, भारतीय सुरक्षा के प्रति उनका जो योगदान रहा है राष्ट्र के प्रति, उस सब को याद कराते हुए विजय रावत को भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रवादी चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करने की कवायद हो सकती है और उनको देहरादून के नजदीक डोईवाला से या कोटद्वार से टिकट दिया जा सकता है विधानसभा चुनाव के लिए। तो एक बड़ी खबर है, लेकिन उनके टिकट पर क्या निर्णय लेती है भाजपा, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि विजय रावत को टिकट दिया जाएगा, लेकिन 11 सीटों पर प्रत्याशी अभी तय नहीं हो पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन संगठन और सरकार के स्तर पर मजबूत भारतीय जनता पार्टी कम से कम चुनाव के पहले ये तय जरूर कर लेगी, लेकिन ये कुछ स्थितियां पार्टी की वास्तविक मजबूती पर एक आघात भी हो सकती हैं और एक बड़ा कारक बन सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में डालने के लिए। तो ये कुछ तमाम ऐसे पहलू और मुद्दे रहे जो 4 बड़ी खबरों में जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित रहे, उस पर हमने आपके साथ चर्चा की। और इस चर्चा को हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि अब सिर्फ घोषणा पत्र और उनके प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी और आया राम गया राम से हटकर अब जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में कूदे हैं वो अपने अपने पार्टी के पक्ष में, उसके समर्थन में
लोगों के बीच जाएंगे, बोलेंगे। हालांकि अब रैली नहीं हो सकती, बड़े बड़े आयोजन नहीं हो सकते, बड़ी बड़ी सभाएं नहीं हो सकती। ऐसे में डिजिटल प्रचार का क्या तौर तरीका होना चाहिए, जिस पर एवी स्टार न्यूज ने बराबर चर्चा की, उस पर जो भी प्रयोग और प्रयास किए जा रहे हैं उसका एक स्वरूप निखर करके सामने आ रहा है। लेकिन इतना तय मानिए कि जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का बेहतर इस्तेमाल करके जनता के द्वार अर्थात हर घर पहुंचने की कोशिश कर रही है, उससे इस चुनाव का जो भी चुनावी अभियान है वो बहुत ही सघन है। और जनता हर एक उस प्रत्याशी के वायदे और उसके 5 साल के दौरान जनता के बीच में काम करने या उनके साथ जुड़ने के सारे पहलू पर विचार कर रही है। अंततः वोटिंग के दिन वो तय करेगी कि किसे वो प्रत्याशी बना करके विधानसभा में भेज रही है और उसके माध्यम से एक चुनी हुई सरकार को वजूद में लाना चाहती है। उस पूरी खबर को, उनके विश्लेषणों को हम समय समय पर आपको दिखाते और बताते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।